जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसको देखेंगे टेम्पोरली, प्लस अभी जो इशू चल रहे हैं वो, इस पे आपको एक क्वेश्चन था उसका आंसर भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, देश आज़ाद हुआ तो लगभग 15 साल तक देश में एक सेंटर का ही डोमिनेंस रहा। नेहरूवियन एरा उसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पीएम थे और पूरा डोमिनेंस था सेंटर का। तो एक तरह से जो टेंडेंसी थी कि जो केंद्र में सरकार थी, लगभग उन्हीं सबकी राज्यों में भी सरकारें थी। तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म था, केंद्रीकृत हिंदी में, क्योंकि कुछ की क्वेरी थी कि हिंदी में भी थोड़ी टर्मिनोलॉजी बता देना। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत फेडरलिज्म या संघवाद, ठीक। वो आपका चलेगा लगभग जब तक नेहरू जी, आपके शास्त्री जी, और धीरे धीरे वहाँ पे इशू आने नहीं स्टार्ट होंगे तब तक। तो आप देखना, सेंट्रलाइज की जो है लगभग आप समझ लेना मोटा मोटा 20 साल, 1947 से 1967 तक लगभग केंद्र की सरकार आपकी सेंटर में, स्टेट में लगभग कांग्रेस की ही सरकार, सेम सरकार थी सेंटर में स्टेट में। तो हालांकि 1950 के लास्ट में कुछ जैसे केरल वगैरह में ये जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी वो भी बनी, लेकिन उसको अगर छोड़ दें, एक जनरल अगर आप ओवरव्यू लें तो सेंट्रलाइज था, ठीक। अब नेहरू जी का देहांत हो चुका था, लाल बहादुर शास्त्री जी वो भी आए और थोड़े टाइम बाद वो भी चले गए। अब इंदिरा गांधी का एरा स्टार्ट होता है 1967 से और लगभग 1990s तक। उसको आप इंदिरा गांधी का एरा प्लस राजीव गांधी, इन सबको कंबाइंड करके देखोगे तो सेंटर में अभी भी बाय एंड लार्ज आपका यही थी, कांग्रेस ही थी। लेकिन स्टेट में अब अलग अलग दलों की सरकारें बननी स्टार्ट हो गई, तो इशू आना स्टार्ट हुआ, सेंटर और स्टेट में झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्रंट्रेशनल फेडरलिज्म, मतलब एक तरह से झगड़ेलू टाइप का फेडरलिज्म था कि जहाँ पे सेंटर अपनी पावर दिखाता था, स्टेट अपनी खींचतान करते थे। तो इसी वजह से आर्टिकल 356 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आया। आप पंजाब में देख लीजिए, अलग अलग स्टेट में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सेंटर का अभी भी डोमिनेंस था। हालांकि स्टेट में आ गई थी सरकारें, डोमिनेंस अभी भी सेंटर का ही था, ठीक। अब 1990 के बाद हम एलपीजी के एरा में प्रवेश करते हैं। जो सरकारें थी वो अब गठबंधन सरकार का दौर स्टार्ट हुआ, अलायंस पॉलिटिक्स। तो अलायंस पॉलिटिक्स में ही भाई आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मनमानी चल जाएगी किसी की। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर स्टार्ट हुआ। सहकारी संघवाद, जो अब आप समझते हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब है, अब नहीं है, वो तब से स्टार्ट हो रहा है जब से गठबंधन का दौर स्टार्ट हुआ। तो 1990 से लेके 2014 तक आप देखो अलग अलग गठबंधन आए। एनडीए, ये मोदी जी का जो बीजेपी प्लस उनके अलायंस को एनडीए बोलते थे। उसके पहले यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस और उसके दलों को जो भी उनके साथ थे। तो गठबंधन राजनीति थी लगभग इतने साल। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट भाई साझा रूप से आगे बढ़ा जाएगा। केंद्र में भले ही किसी की सरकार हो, अगर स्टेट में उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो आपका केंद्र से समर्थन वापस ले लेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, काफ़ी चीज़ें थी। तो इसी हिसाब से अब देखना एलपीजी रिफॉर्म स्टार्ट हुए, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलके ही पॉलिसी बनाई और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की, ठीक। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, मीन्स इनको पावर दी गई लोकल बॉडीज को। तो एक तरह से जो फेडरलिज्म था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया कि सेंटर स्टेट अब लोकल बॉडीज तक भी शासन या फिर सरकार पहुंचेगी। फिर यूएनएफ ट्रिपल सी, उस टाइम पे देखना आप, रियो 20 हुआ, रियो 20 नहीं सॉरी, रियो में कॉन्फ्रेंस हुई, यूएनएफ ट्रिपल सी, और काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल सम्मेलन हुए। तो उन सम्मेलन को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को साथ में आना था, साथ में आए भी। और जो भी स्कीम इंप्लीमेंट हुई, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट हुआ 2002 में, अलग अलग एक्ट आए, वो सब इसी वजह से थे क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, दोनों सरकारें साझा मिलके कोई भी पॉलिसी लगाते थे, ठीक। एनजीओ का भी राइज हुआ, सिविल सोसाइटी। तो एक तरह से केंद्र के हाथ से उतनी जो पावर थी
वो डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट हुई, वो राज्य के हाथ में भी गई थोड़ी थोड़ी, उसके बाद लोकल बॉडीज पे भी गई, और जो सरकार में नहीं है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, उनके पास भी थोड़ा थोड़ा पावर का ट्रांसफर हुआ। ठीक, 2014 तक चला। अब 14 में आ जाएंगे आपके मोदी जी। ठीक, तो मोदी जी तो कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। पूरा बिजनेस पे उनका फोकस था, वहीं पे बिजनेस मॉडल गुजरात का उन्होंने काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया। तो वहाँ पे बिजनेस में क्या होगा? कंपटीशन होता है। तो ये नया कॉन्सेप्ट लिया है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, मतलब सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट आपस में कॉम्पीट करे कि ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस कौन देगा। ठीक, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, आते ही इन्होंने 2015 में नीति आयोग बनाया। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य साथ में मिलकर बैठेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। ठीक, फिर नारा आया सबका साथ सबका विकास, तो अच्छा बाद में आया मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान दिया। आप देखोगे जितनी इंडेक्सिंग थी, है ना, आप देखो कि हर जो ग्लोबल इंडेक्स थी उसको इंडियन वर्जन लेके आए, उसमें भी एस्पिरेंट, परफॉर्मर या फिर अंडर परफॉर्मर, ऐसे 3-4 कैटेगरी बनाई गई ताकि कॉम्पीट करें आपस में। एक अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सूरत और इंदौर, इनमें इतना कंपटीशन हुआ कि अब इंदौर तो लगभग टॉप कर गया है स्वच्छ भारत मिशन में, हर चीज़ में, हाइजीन में, सैनिटेशन में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ही परिणाम है। अलग अलग राज्य आपस में कॉम्पीट किए कि कोई 7th रैंक पे है तो उसका टारगेट था कि अगले साल हमें 5th पे या 4th पे आना है, अच्छे अच्छे रिफॉर्म करने हैं। ठीक है, वो सब हुए भी, नो डाउट। अब 2019 के बाद 2 फेज निकल के आती है, एक कोलैबोरेटिव, दूसरा कॉम्पिटिटिव। मतलब एक तरफ तो झगड़ा होना स्टार्ट हो गया केंद्र और राज्यों में, राज्यों में छोटी मोटी थी, बाउंड्री के इशू थे, लेकिन अब केंद्र और राज्यों में झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। और उसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अभी सरकार ने जो बीएसएफ है उसको बोला कि आप बॉर्डर पे जो ड्यूटी देते हो तो बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक वो आपके जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो उस पे पंजाब, आपका बंगाल, इन दोनों ने काफ़ी विरोध किया। आर्टिकल 131 इसका भी काफ़ी यूज़ किया गया, केरल ने भी यूज़ किया कि जो हमारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, कोई बात हमें सेंटर की पसंद नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसका यूज़ हुआ। डिफरेंट लॉ, अलग अलग कानून थे, उनका भी एक तरह से बॉयकॉट किया गया, जैसे फार्म लॉ, तो सेंटर ने वो बनाए, स्टेट के लिए थे, लेकिन स्टेट ने ही उसका विरोध किया। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। तमिलनाडु का इशू जैसे नीट पे हुआ, वो भी एक विवाद था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे हुआ। तो ये सब क्या है ना, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है। कोलैबोरेटिव की क्या है फिर, मतलब साथ में मिलना है। ऐसा भी हुआ है, कैसा? आप देखना अटल इनोवेशन मिशन, इसमें केंद्र क्या कर रहा है, एक तरह से फैसिलिटेटर है, बाकी सारे काम राज्य कर रहे हैं। तो केंद्र और राज्य साथ में है, तब जाके इसमें सक्सेस मिली। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये अभी यूएन ने भी बोला है कि ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसे दुनिया को इससे सीखना चाहिए। तो यूएन ने तारीफ की है। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, यही तो है कि सेंटर स्टेट और उसमें भी जितनी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, सब एक साथ मिलके आएंगे और जो भी 115 पिछड़े जिले रह गए हैं हमें उन्हें मिलके उनका उत्थान करना है। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं किसी भी जगह हो, किसी भी सरकार हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका विकास करना है। ठीक, जीएसटी का इशू देखो, हम जीएसटी काउंसिल बनाएगी कि केंद्र अपनी मर्जी से कुछ भी लागू नहीं कर सकता और राज्य भी अपनी जब तक सहमति नहीं बनाएंगे वो भी कुछ उससे डिमांड नहीं कर सकते। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है इसका। तो ये कोलैबोरेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल है। अब आपको थोड़ा सा एक पिक्चर बनी होगी दिमाग में कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है। अब आते हैं फेडरलिज्म पे। ठीक, फेडरलिज्म तो आप समझ ही गए होंगे आई होप। एक बार थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट देख लेते हैं जो इजी है ना। ये रिलेटिवली इजी है, हर बुक में हर नोट्स में आपको मिलेगा कि यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से, मतलब कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमें केंद्रीकृत बनाते हैं। तो
हम देखो आर्टिकल 1 वो कहता है कि स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, मतलब खत्म हो सकते हैं। अच्छा, अब सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, चलिए। आर्टिकल 1 कहता है कि राज्य खत्म नहीं हो सकते, केंद्र खत्म, सॉरी, केंद्र यूनियन डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, स्टेट कैन डिस्ट्रक्ट। या फिर आर्टिकल 1 का जो सेंस है वो ये है, इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अब समझ में आई होगी बात, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप इसमें, आप 370 इसको केंद्र ने लगभग हटा दिया अपनी मर्जी से, राज्य की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ठीक। और जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उसको भी ऑल्टर कर सकते हो। आप दिल्ली का एग्जांपल देख लो, दिल्ली में जो भी चेंज करने हैं सेंटर कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्लियामेंट ने मीन्स कर दिया उसमें जो भी चेंज करना था, तो इसका मतलब कि राज्य इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, फार्म लॉज देखो, सेंटर ने बनाए, सेंटर ने वापस लिए, स्टेट का कुछ रोल आया नहीं। डिजास्टर, कोविड आया, तो कोविड में गाइडलाइंस कौन जारी कर रहा था? केंद्र ही, उसको बस फॉलो करते थे एडवाइजरी को स्टेट, ठीक है। हमारी जुडिशरी देख लो, एक ही जुडिशरी है हमारे यहाँ। अच्छा, आपको लिखना है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो वो आ जाएगा आपके फेडरलिज्म में। इंटीग्रेटेड या एकीकृत जुडिशरी वो आएगा यूनिटरी में। आईएएस देखो, सेंटर के होते हैं, स्टेट में पोस्टेड होती है। गवर्नर केंद्र के हैं, अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का यूज किया जाता है, तो स्टेट की डोमिनेंस दिखती है इसमें, ठीक है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी एक थोड़ा सा डर है कि इसमें भी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक। ये हुए आपके पॉइंट जो लक्ष्मीकांत या कहीं भी हैं लिखे हुए। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें यूनिक आपको दे रहा हूं, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में क्या है देखिए, फेडरलिज्म आप समझते तो है ना। देखिए, मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो उतनी मैच्योर ऑडियंस है जो प्री पास करके आई है, तो उसको फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो पता है एटलीस्ट, बस उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि क्या है। 3 टीयर, 3 अलग अलग टीयर, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ शेड्यूल 7 है जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये भी दिखाती है कि भाई ठीक है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं, उन्हें उस पर काम करना है। तो ये भी आपको दिखाता है कि ये फेडरलिज्म का पार्ट है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी शो करता है। मैंने आपसे बोला था इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म में। फिनेंस कमीशन, भाई पैसा नहीं है कि केंद्र अपनी मर्जी से दे सकता है, फिनेंस कमीशन बाकायदा स्टेट से उनकी एडवाइस लेता है और उसके बाद ही ग्रांट और जो भी उसको डिसाइड करना होता है करता है, ठीक। और केंद्र भी उसको मानता है। नीति आयोग का भी एग्जाम्पल ले लेना, कि ये भी एक तरह से फेडरलिज्म को दिखाता है, ठीक है। ये आपके पॉइंट हुए। तीसरा, अच्छा, आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी 1-2 डायग्राम की। तो डायग्राम आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि आइडियली क्या है होना चाहिए कि ये सेंटर है, ये स्टेट, स्टेट इससे ऑब्वियसली छोटा है ना, और ये लोकल बॉडीज है, लोकल, लेकिन इनके जो हित हैं वो साझा है, इनको शेयर करनी चाहिए पावर एंड फिनेंसेस, ये आइडियली होना चाहिए आदर्श रूप में, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर अभी है कैसा कि सबसे बड़ा सेंटर है, उससे छोटा स्टेट है, और लोकल बॉडीज एकदम अलग है। ये अभी स्ट्रक्चर है, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, ठीक। एक ये डायग्राम हुआ, ड्रॉ करना इसको आराम से। एक और है, ये सेंटर है आपका, ये स्टेट है, ये लोकल बॉडीज है। तो फिनेंस कमीशन क्या है, वो जो इनको प्रोवाइड करता है लगभग 41% पहले से डिसाइडेड है, और स्टेज ये जो लोकल बॉडीज है इनको ग्रांट, ठीक। लोकल बॉडीज, स्टेट, सेंटर, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। समझ में आई बात। अब आप देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या है ना। आपसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में चैलेंजेस ही पूछे थे मैंने। चैलेंजेस देखो आप, इसमें क्या है
कि इसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सा इशू क्रिएट करता है कि कहीं पे 60-40 का रेशियो है, कहीं पे 90-10 का है। तो ये दिखाता है हमारे यहाँ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। और आर्टिकल 370, 371 ये सब, इन सब का होना, क्योंकि देखिए आर्टिकल 370 वीक किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, स्क्रैप नहीं हुआ है। आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनको राइट्स देना, ये भी एक तरह से असिमेट्रिक फेडरलिज्म को दिखाता है। ठीक, तो ये एक चैलेंजेस है फेडरलिज्म के लिए। सिमेट्रिक फेडरलिज्म हमारे यहाँ नहीं है। पीएम केयर फंड, इस पे भी थोड़ा सा विवाद था, लेकिन अब चलिए विवाद शांत हो चुका है तो इसको छोड़ देना। FRBM एक्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है सबकी। तो ये सेंटर को थोड़ी सी लिबर्टी देता है, जबकि स्टेट को लिबर्टी नहीं देता उतनी, क्योंकि स्टेट जो भी बाहर से पैसा लेके आएंगे वो केंद्र की अनुमति से ही लेके आएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से चैलेंजेस है। आप देखो नेशनलिज्म और फेडरलिज्म का चैलेंजेस समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए सपोज उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी की सरकार है। मान लीजिए कि केंद्र में किसी और स्टेट की, सॉरी किसी और पार्टी की सरकार है, सपोज कांग्रेस की ही सरकार है। अब यूपी में गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है, गन्ने का रेट लगभग 300 रुपये है, या फिर चीनी का रेट 40 रुपये है। ठीक, तो अगर केंद्र सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार यूपी से उसको कुछ नहीं बोल रही है, उसको कोई परेशानी नहीं कर रही है, कोई झगड़ा नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या करेगी, अगर उसको परेशान करना है किसानों को और वहाँ की सरकार को, तो क्या करेगी, बाहर से ब्राज़ील से सस्ती चीनी ले आएगी। अब केंद्र सरकार को कोई नहीं रोक सकता, वो बाहर से चीनी ले आई 20 रुपये किलो, ला के इंडिया में तो आ ही जाएगी। तो सप्लाई जब बढ़ गई 20 रुपये किलो की, तो 40 रुपये किलो की चीनी कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो गन्ने के रेट डाउन हो जाएंगे, 300 से 200 या 150 हो सकते हैं। तो किसानों में अनरेस्ट हो जाएगा। अनरेस्ट किसके खिलाफ होगा, उस राज्य सरकार के लिए। तो यहाँ पे नेशनलिज्म या फिर यूनियनिज्म और फेडरलिज्म का एक इशू आता है कि केंद्र सरकार इनडायरेक्टली या फिर वर्चुअली, मतलब सामने से नहीं पीछे से कुछ ऐसी पॉलिसी कर ले जिसमें कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी भी अपोनेंट सरकार को या स्टेट की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ये चीज़ है, हो सकती है। ठीक है, ये इशू है, थोड़ी गहरी बात है, आपको अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो चलिए छोड़िए। अगला JNK का इशू है। JNK का पार्लियामेंट ने, मतलब यूनियन मतलब पार्लियामेंट, अपनी मर्जी से उसको स्क्रैप कर दिया, जो उसका क्षेत्र अधिकार भी है। लेकिन इस पे फिर भी आरोप लगते हैं कि थोड़ी बहुत आपको राज्य की भी राय लेनी चाहिए थी, वहाँ की जो विधानसभा थी वो तो भंग हो गई खैर, लेकिन आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ऐसा कि वो कर सकता है पार्लियामेंट। तो एज सच ये भी इशू नहीं बनता, फिर भी आप चैलेंजेस में लिख सकते हो। इससे अच्छे चैलेंजेस आप ये लिखना, ठीक, क्या है कि सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत टेंडेंसी है हमारे फेडरलिज्म की। उदाहरण दिखता है हमें PM किसान योजना में कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से इलेक्शन आने से पहले अगर PM किसान योजना लेके आ जाए, सबको 6-6 हज़ार रुपये डाल दे अकाउंट में, तो उसमें केंद्र सरकार में जो भी PM होंगे उनका फोटो लगेगा। तो क्यों उनको वोट ना दे फिर लोग, है ना। अब PM जन आरोग्य योजना, या जिसको हम PM जन आरोग्य योजना ही है, इसका आयुष्मान तो बोलचाल में बोलते हैं। तो इसमें भी अब आप हेल्थ का बेनिफिट ले रहे हो, उस पर फोटो लगी है मोदी जी की, तो क्यों लोग उन्हें वोट ना करें, जबकि वो इलाज कहाँ करा रहे हैं, स्टेट में। तो एक तरह से फेडरलिज्म का इशू आता है ना। बंगाल में इसका काफ़ी विरोध हुआ। अगला इशू आता है फिनेंस का, कि जैसे GST था, आपने GST इंप्लीमेंट किया, ठीक है, लेकिन राज्यों को उनका जो कंपनसेशन था वो ठीक से मिल नहीं पाया, डिले हुआ, तो इसमें भी इशू है ना। एक इशू है क्षेत्रवाद का, रीजनलिज्म का भी इशू आता है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको कभी कभी जो सेंटर है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है,
उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट का कहीं का लिख सकते हो, या फिर जो अंडर डेवलप ऐसा स्टेट हो वहाँ का। गवर्नर के भी झगड़े चलते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन पे भी बायसनेस के आरोप लगते हैं। ठीक, वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, इसमें जैसे अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, इसमें बोला गया आरोप थे कथित रूप से, आप भी कथित रूप से लिखना, कि इसमें जो क्षेत्रीय हित हैं उनको एक तरह से नहीं कंसीडर किया गया, ऐसा आरोप तमिलनाडु ने लगाया था। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन लिखने हैं तो क्या करना है, ज़्यादा कहीं से मत सोचना, यहीं से लिख देना कि अच्छा सेंट्रलाइज्ड है तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है सॉरी आर्टिकल 263 हमें इसको बनाना चाहिए, इसकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, अगला फिनेंस, तो हाँ हमें टाइमली पैसे पहुँचाने चाहिए। क्षेत्रवाद है तो रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस करना चाहिए। गवर्नर को न्यूट्रलिटी है ना, इस पे फोकस करना चाहिए। और वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच को छोड़ के हमें बॉटम अप अप्रोच या स्टेट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। बात खत्म हुई। अब वो पूछने लगे कि फेडरलिज्म के फायदे क्या हैं, कि जब इतनी बुराइयां हैं तो कुछ फायदे भी तो होंगे। तो फायदे हैं, इसमें साझा हित है, किसी को अगर आपने हेल्थ प्रोवाइड करनी है तो वैसा थोड़ी है कि वो केंद्र का आदमी होगा या राज्य का होगा, वो इस देश का नागरिक है जिस भी राज्य में रहता है। आप जब कोऑपरेट करते हो तभी उस तक फैसिलिटी पहुंचती है। फॉर एग्जांपल आयुष्मान का ही ले लो आप, ठीक है, कोविड में ले लो आप। ठीक, नीति निर्माण में जैसे जीएसटी काउंसिल है, आप नीति निर्माण में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ले लो या फेडरलिज्म की। ठीक, शासन में कोई स्कीम है, उसको सक्सेस बनाने के लिए जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसकी सक्सेस क्यों हुई, क्योंकि अलग अलग राज्य, अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकारें साथ मिल के आए, तब जाके इसकी अचीवमेंट हमें देखने को मिली। और क्राइसिस में जैसे कोई डिजास्टर आ जाए, जैसे उत्तराखंड है, कहीं भी कोई आपदा आती है, केंद्र अपनी एनडीआरएफ लेके चलता है, स्टेट अपनी एसडीआरएफ, अगर वो कोलैबोरेट नहीं करे तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन उतना इजीली हो पाएगा। तो ये सब फायदे भी हैं, अच्छी बात भी है जो हमें मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, एक आप फिनेंस का इशू और समझ लेना। मैंने आपसे स्कीम की बात बताई ना कि 2009 में और 2000 लगभग आप 19 में ले लीजिए। ठीक, इसमें लगभग जो स्कीम है, जो पैसा है, सेस एंड सरचार्ज से जो आता था पैसा, वो लगभग 9% था। अब ये बढ़ के लगभग 15% हो चुका है, 15% हो चुका है। तो सेस और सरचार्ज का पैसा किसके पास जाता है, एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास, सेंटर के पास, केंद्र के पास जाता है। तो इससे क्या है, स्टेट के पास अब कम पैसा बचता है ना। फाइनेंस कमीशन हालांकि सही से डिवॉल्व करता है फंड, लेकिन अगर वो सेस और सरचार्ज से आएगा तो उस पर फाइनेंस कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक इशू है। चलिए, आप आराम से समझ गए होंगे। आपको कंक्लूड करना है तो हाँ, इसको पॉजिटिव टोन में करना कि हमें विकसित भारत 2047 के संकल्प को अगर अचीव करना है तो हमें कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, सबको मिलके साथ आना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो भी है वो बता सकते हो। थैंक यू।